नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएम क्लासेस प्रयागराज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे जो भी जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यदि आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी से, तो 10 में 6 से 7 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से मिल जाएंगे। और हम लोग करते क्या हैं, भारतीय अनुच्छेद को बाद में पढ़ते हैं, उसके पहले जो फंडामेंटल्स होते हैं पॉलिटी के, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जबकि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको पॉलिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके अनुच्छेदों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन इसी अनुच्छेद से ही आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा उसके भाग के बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने सभी अनुच्छेद को कवर नहीं किया है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको बताई जा रही हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। और अगर आप दोबारा इसको देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आप पूरी तरीके से कहीं से भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दिया है। तो चलिए, आज हम जो पहली स्लाइड है, इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने लिया है। भाग 1 से 4 तक है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 10 तक है, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 12 से 35 तक है, जिसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आपके अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र हैं, संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसी प्रकार अनुच्छेद 5 से 10 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हालांकि और भी अनुच्छेद हैं इसके बीच में, जो कि हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नहीं है। आप इतना याद रखिए कि 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है हमको। ये कंट्रोवर्शियल बना रहता है अक्सर, इसलिए ये हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 16, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उसके बाद अगला है 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हुआ करते थे, लेकिन आज ये देखने को कम मिलता है। लेकिन अभी भी ये अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, वो है आर्टिकल 19 का 1 का ए, जिसमें हमको ढेर सारी स्वतंत्रताएँ मिलती हैं, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता, हम किसी भी क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में हुआ, और वकीलों ने इसी 19(1) के ए क्लॉज को दलील देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे भाग 3 के ये भी कुछ अनुच्छेद हैं, और भाग 4 जो कि 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसके अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 21। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 भारतीय अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद आपके आपातकाल के समय भी इसको सरकार नहीं छीन सकती है, जिसमें हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 21 का ए, इसको बाद में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मतलब कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 24 में
जो बच्चे नाबालिग होते हैं, जिनकी उम्र 16 साल से कम होती है, उन बच्चों को कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है। सॉरी दोस्तों, प्रतिशत नहीं, प्रतिषेध है यहाँ पर, प्रतिषेध, ठीक है। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध करता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 25 की। 25 में धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमको मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद जिसको हम लोग संविधान का अनुरक्षक या फिर जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका अनुरक्षक, इन सब के नाम से, उपनाम से हम जिस अनुच्छेद को जानते हैं वो है आर्टिकल 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत हमको जो सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, ठीक है। इस रिट के बारे में हम लोग गहन अध्ययन एक अगली वीडियो में करेंगे और एक आगे और वीडियो आएगा जिसमें हम MCQs करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का, महत्वपूर्ण भाग का और अनुसूचियों का, ठीक है। और उसमें हम लोग ये जो रिट हैं, रिट के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक। अभी फ़िलहाल यही समझिए कि 5 प्रकार की रिट जो है वो अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और जारी करके हमारे मूल कर्तव्यों की रक्षा करता है। यूँ कहे कि मानव जाति की रक्षा करता है सरकार से, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद आता है आर्टिकल 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर सरकार या फिर राज्य हमको प्रदान ना करे तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक भाग 4 में वर्णित हैं। अगर जो राज्य है वो इसके प्रावधानों को लागू नहीं करता है तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। आई बात समझ में। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लिया है जो कि 36 से 51 तक है, जिसमें आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किया गया है। अर्थात सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को जो सक्षम नहीं हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। आर्टिकल 14 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है, ठीक। उसके बाद जो अभी कंट्रोवर्शियल कानून है, उत्तराखंड सरकार ने इस पर एक नियम भी विधानमंडल में अपने प्रस्तुत किया है। अभी लागू नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन नियम प्रस्तुत हो चुका है और गोवा में यह बहुत पहले से ही लागू था। वो है आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है 4 अर्थात इक्वल, सबको इक्वल समानता मिलनी चाहिए। कोई भी नियम कानून हो वो सभी नागरिकों पर समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता। उसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 47 में। इसमें क्या है, पोषण का अधिकार एवं मादक पदार्थों पर प्रतिषेध वगैरह का वर्णन किया गया है, ठीक है। कि हमको हमारा जो न्यूनतम पोषण है वो तो हमको कम से कम मिलना ही चाहिए, प्लस मादक पेय पदार्थों का नियोजन सही ढंग से होना चाहिए, उनकी उपलब्धता हर जगह सुगमता से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में हमको बताता है, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन संगठन के लिए सरकार अच्छा सा नियम बनाएगी जो कि नागरिकों पर लागू होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल PM क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए
अगले पार्ट में अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ही कुछ आर्टिकल हैं। उसके बाद भाग 5 में जो कि 52 से 151 तक है, इसमें संघ का वर्णन किया गया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। सबसे महत्वपूर्ण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है कि हमको अपने आसपास के देशों से या कहीं भी किसी भी देशों से शांति बनाए रखना है। आर्टिकल 51 जो कि 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। आर्टिकल 52 की बात करते हैं। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में हमको बताता है। आर्टिकल 53 संघ की कार्य शक्ति या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इस बात को बताता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में बताता है। चलते हैं आगे, अगली स्लाइड में देखें तो इसमें बताया गया है आर्टिकल 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा वो कितने समय तक वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 5 सालों तक यह वैलिड होता है। आर्टिकल 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। आर्टिकल 61 में, ये बहुत ईजी हैं, आपको इनको ऐसे ही सिंपल तरीके से याद करते हुए चलना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात को बताता है। ठीक, आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन कैसे होगा, इसके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 108 के 8 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। ठीक, जो कि भाग 5 में ही अभी चल रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अभी भी भाग 5 में ही हैं हम लोग, क्योंकि 52 से 151 तक भाग 5 ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग भाग 6 में पहुंचेंगे। तो बात करते हैं, अगर हम लोग आर्टिकल 110 की, तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 111 की बात करें तो 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बताया गया है। 112 की बात करें तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। एक बात और, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन से शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। 2-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन बजट भी है। तो बजट शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कोई नियम होता है ना, तो उसको बनाने में टाइम लगता है, तो राष्ट्रपति के पास गए भाई साहब, उन्होंने कहा ठीक है आप 3 तक गिनिए, हम आपको एक नया नियम बना के दे देते हैं। अध्यादेश ऐसे ही तो होता है, एक नया नियम होता है, कुछ समय के लिए लागू होता है, 6 महीने तक वैलिड होता है, उसके बाद आप इस पर नियम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो 3 तक गिना भाई साहब ने, और उसके बाद अध्यादेश जारी हो गया, एक नियम बन गया। ठीक है, आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में बताता है। ठीक है, कि उसका गठन कैसे होगा और स्थापना कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है। 124
बात करें 129 129 की, तो यह उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस बात को बताता है। ठीक है, इसके सभी दस्तावेज लिखित होंगे, ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलेगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ भाग 5 के साथ साथ भाग 6 के भी अनुच्छेद आ जाएंगे, जो कि 152 से 237 तक हैं। इसमें राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 143, जिसमें उच्चतम न्यायालय, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल 148 148 की बात करें तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 149 की बात करें तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियों का वर्णन है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 165 में राज्यों का महाधिवक्ता, जैसे संघ में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है, तो 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे अगर बात करें तो इसमें ढेर सारे भागों को हमने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं थे, जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो भाग 6 तो है ही, भाग 7 भी इसमें वर्णित है। भाग 7 जो कि 238 था, अब नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है, इसको कट कर दिया गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज का वर्णन है, जो कि 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, जो कि 243 ए से 243 ओ तक, अर्थात कुल 15 अनुच्छेदों का वर्णन है पंचायतों में। ठीक है, भाग 9 में। चलिए देखते हैं, अगर इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो अपना 213 में विधानमंडल में अध्यादेश पारित करने की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है। उसमें देखिए, उसमें क्या था, 1 2 3 123 में संघ का जो राष्ट्रपति होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब इसी 2 को अगर हम पहले कर दें और 1 को बाद में कर दें, अर्थात 2 1 3, तो ये राज्यपाल को शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात विधानमंडल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। जैसे 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। अब इसी 2 को पहले और 1 को बाद में कर दें तो बन जाएगा 214, और 214 में किसका वर्णन है, हाई कोर्ट का वर्णन है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जब एनालिसिस करेंगे, अंतर ढूंढेंगे अनुच्छेदों में, तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आर्टिकल 215 ये बताता है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय था, उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय ही होगा। उसके बाद हमने आर्टिकल 32 की बात की थी। आर्टिकल 32 में क्या था कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है, रिट। उसी प्रकार आर्टिकल 226 में मूल अधिकारों के हनन होने पर अपना उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली एक यूटी है, लेकिन उसको कुछ स्पेशल पावर मिले हैं, जैसे वहाँ विधान सभा वगैरह भी हैं और भी चीज़ें, और ये स्पेशल पावर मिली है, तो उसके विशेष उपबंध का वर्णन आर्टिकल 239 ए में है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 243 ए से ओ तक, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है भाग 9 में कि पंचायतों का वर्णन किया गया है, तो 243 ए से लेके ओ तक पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाग 10, जो कि 243 पी से ओ तक तो है, पंचायतों का वर्णन है। अब 243 ओ के बाद पी,
पी से 243 जेड, और जेड पूरा हो जाने के बाद फिर से ABCD से स्टार्ट हुआ और जी तक गया। तो 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं का वर्णन है। उसके बाद भाग 11 में 200 जो कि 245 से 263 तक है, उसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन है। ठीक है, तो 243 पी से जेड जी तक नगर पालिकाओं का वर्णन है। ठीक, नगर पालिकाओं का। उसके बाद 246 के ए में GST का वर्णन है। ठीक है, 263 इसमें अंतरराज्य परिषद के गठन का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भाग 12, भाग 13 और भाग 14 के बारे में। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में जो कि 264 से 300 के ए तक है, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और जो भी वाद हैं इसका वर्णन किया गया है। ठीक, भाग 13 में जो कि 301 से 307 तक है, 301 से 307 तक है, इसमें 301 से 307 तक है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का वर्णन है। भाग 14 में जो कि 308 से 323 तक है, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए अब इसके आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल अगर हम 226 की बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें संचित निधि का वर्णन है। उसके बाद 267 की बात करें, 266 हो गया, 267 की बात करें तो इसमें आकस्मिक निधि का वर्णन है। सबसे इंपॉर्टेंट 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, वित्त आयोग। 300 का ए, 300A ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह पहले कभी मूल अधिकार का भाग हुआ करता था, जो कि इसको बाद में हटाकर संपत्ति का एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा और इसको 300 के ए में रख दिया गया, जो कि आपका भाग 12 में आता है। ठीक है, पहले भाग 4 में था, अब भाग 12 में है। चलिए भाग 3 में, अब भाग 12 में है। अगर बात करते हैं आर्टिकल 315, तो 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, इसका वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें हम भाग 14A, 15, 16, 17 और 18 देखेंगे। ठीक है, भाग 14 में क्या है? भाग 14 जो कि 323A से 323B तक है, छोटा सा, उसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 में जो कि 324 से 329A तक है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 जो 330 से 342 तक है, उसमें SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियंस आदि के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन करता है। उसी प्रकार भाग 17 की बात करें जो कि 343 से 351 तक है, इसमें राजभाषा का वर्णन है। इसी प्रकार भाग 18 की बात करें जो कि 352 से 360 तक है, इसमें आपात उपबंध किए गए हैं, आपातकाल की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में बताया गया है। बात करें महत्वपूर्ण आर्टिकल की, तो महत्वपूर्ण आर्टिकल में 324 आर्टिकल, 324 में क्या कहा गया है? इसमें निर्वाचनों के अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इस बात का वर्णन करता है। आर्टिकल 338 की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है, और इसी का ए है 338A जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। 343 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 343 जिसमें संघ की राजभाषा का वर्णन है। 352, 356 और 360 ये तीनों आपातकाल से संबंधित हैं, जिसमें 352 जो है वो आपातकाल की घोषणा करता है। कब? जब सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होने पर देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसके बारे में वर्णन करता है। उसके बाद 356 है, ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, तो संघ जो होता है या जो राष्ट्रपति होता है उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जैसे दिल्ली के हालात अभी बन रहे हैं,
तो उस मुद्दे पर अगर हम देखें तो अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या नहीं भी देते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। ठीक है, तो आप एक अच्छा उदाहरण देख पाएंगे वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें, बहुत थोड़े से बचे हुए हैं 3 अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं इसमें भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22 के बारे में बताएंगे हम लोग, बात करेंगे। भाग 19 में क्या कहाँ से कहाँ तक है? भाग 19 361 से 367 तक है, जिसमें प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में, इसको जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको हम कह सकते हैं। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में 368 अनुच्छेद है, जिसमें संविधान का संशोधन कैसे होता है इस बारे में बताया गया है। भाग 21 जो कि 369 से 392 तक है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 22 जो कि 393 से 395 तक है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं जो भी कुछ निरसन वगैरह है जो काट दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। मैंने अभी बताया था 3 आपातकालीन उपबंधों में 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। 352 जो कि सशस्त्र विद्रोह पर देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इसके बारे में वर्णन है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। बात करते हैं 368, तो 368 में संविधान का संशोधन कैसे होगा इस बारे में बताया गया है। 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान था, जिसके कुछ भाग, पूरे नहीं कुछ भाग अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा एक छोटा सा सेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग PM क्लासेस प्रयागराज। नमस्कार।